प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग एट योर होम इन दीज हॉलीडेज एंड ऑल्सो यू आर स्टडिंग वेरी वेल आई थिंक, है ना। सब लोग अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे, वीडियोस को देखकर अपने सारे सोल्यूशन अपनी कॉपी में ध्यान से समझ कर रहे होंगे। बेटा अब तक हम लोग वीडियो 11 तक शेयर कर चुके हैं। आज बनने जा रही है आपकी वीडियो 12th, ठीक है, जिसमें हम इंग्लिश की 12th वर्कशीट से स्टार्ट करेंगे और आप लोग ध्यान से करेंगे बेटा सब कुछ, सारा काम। और सारा काम आपने याद भी करना है बेटा, क्योंकि आपको मालूम है जुलाई में आपका इसका टेस्ट है। तो स्पेशली वीडियोस आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए बनाई जा रही है, ताकि आप लोग अच्छे से अपने काम को करते हुए याद भी कर सकें। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है आपने क्या करना है। यस, वीडियो जब मैं आपसे शेयर करूँगी तो नीचे आपको दिखा है सब्सक्राइब का बटन, SUBSCRIBE सब्सक्राइब, आपने उसको क्लिक कर देना है। जिन्होंने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है वो उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे, ताकि जो नई वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो 12 विद इंग्लिश वर्कशीट 12। तो बेटा ये हमारी इंग्लिश की वीडियो वर्कशीट 12, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या दिया आज हमको। यूज़ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। आपने क्या करना है, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करना है बेटा, ठीक। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा बेटा कैसे लगाते हैं, ऐसे। इन्वर्टेड कॉमास जब भी कोई सेंटेंस को हमने हाईलाइट करना हो, कोई बात अपनी कहनी हो, सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो चुका हो, उसको हमने किसी बॉक्स में इन्वर्टेड कॉमास में डालना, तो ऐसे इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं। ये आपको यहाँ भी दिखाए हुए हैं। सबसे पहले तो आप इनको बनाना अच्छे से सीखें। कई लोग सीधी सीधी लाइन डाल देते हैं, वो गलत है, ठीक है बेटा। अब फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। माई फादर वॉज बॉर्न ऑन डिसम्बर, मेरे पिताजी का जन्म दिसंबर 1, 1975 में हुआ। तो इसमें ऑलरेडी जब देखो बेटा डेट के जब लिखते हैं तो दिसंबर 1, तो 1 तारीख, और फिर जब साल लिखना है तो उससे पहले कॉमा लगा देते हैं, जो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, और फिर फुल स्टॉप है। तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा कंप्लीट है कि मेरे पिताजी का जन्म दिसंबर 1, 1975 को हुआ था। तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, कुछ नहीं करना। सेकंड देखते हैं। द एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास एंड ग्रेप्स आर राइप, सेब, संतरे, केले और अंगूर सड़े हुए हैं, ठीक है। तो सेब, संतरे और बनाना बेटा ये इकट्ठे दे दिया, जबकि इनके बीच में पॉज आना चाहिए, है ना। सेब, फिर रुकेंगे संतरे, फिर रुकेंगे बनाना, तो वो हम कैसे लगाएंगे, कॉमा देखते हैं। तो बेटा इसमें देखिए द एप्पल्स के बाद हमने यहाँ कॉमा लगा दिया। ऑरेंज बेटा यहाँ पे क्योंकि वैसे पेन से लिखा हुआ है, शेप सही नहीं आ रही है, बिल्कुल सही शेप पे कॉमा लगाएंगे। बनानास, एप्पल ऑरेंजेस के बीच में, ऑरेंजेस बनानास के बीच में हमने कॉमा लगाना है। एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास एंड ग्रेप्स आर राइप, ठीक है। थर्ड है आपका माई फेवरेट एनिमल्स आर लॉयंस, वेल्स एंड फॉक्स। अब लॉयंस और वेल्स के बीच में कुछ नहीं लगा था, वो दोनों में इकट्ठे वर्ड दिए थे कि मेरे फेवरेट एनिमल हैं शेर, वेल और फॉक्स। तो शेर वेल को हमने थोड़ा सा रुक के बोलना है, तो जब मैं किसी को बताऊंगी तो मैं कैसे बताऊंगी कि मेरे फेवरेट एनिमल्स हैं शेर, वेल और फॉक्स। तो शेर और वेल के बीच में जो ठहराव है उसको दिखाने के लिए हम यहाँ कॉमा लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपने सेंटेंस पढ़ के समझना है कि कहाँ कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। फोर्थ देखते हैं बेटा। फोर्थ में आपको क्या दिया है, वेयर शुड आई पार्क, डैड आस्क्ड। अब देखो डैड आस्क अपने आप में कोई पूरा सेंटेंस नहीं है। डैड ने पूछा मुझे कहाँ पार्क करना चाहिए, और डैड ने क्या पूछा वो ही पूरा सेंटेंस है कि मुझे कहाँ पार्क करना चाहिए, है ना। तो डैड इस चीज़ को हाईलाइट करके बोलेंगे। डैड ने पूछा तो एक वैसे हो गया, उन्होंने पूछा तो पूछा क्या कि मुझे कहाँ पार्क करना चाहिए। तो वेयर शुड आई पार्क को हम ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के बीच में डाल देंगे, एक ये इन्वर्टेड कॉमा, ये वाला। और यहाँ बेटा इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद यहाँ एक छोटा सा कॉमा आ जाता है, उसके बाद डैड आस्क लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे बेटा। फिफ्थ है आपका आई लव दिस बुक सेड लकी। लकी ने बोला, क्या बोला, आई लव दिस बुक। जब कोई बात कह रहा है या पूछता है तो हम ऐसे जो बात पूछी जाती है, कही जाती है, उसको इन्वर्टेड कॉमा में डालते हैं। क्या बोला लकी ने, आई लव दिस बुक। तो आई लव दिस बुक को इन्वर्टेड कॉमा में डाल देंगे, ये रहे इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा देंगे सेड लकी लिखने से पहले, ठीक है बेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आपने कॉमा लगाने हैं। एक बार आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, ठीक। सफाई से आप कॉमा लगाएंगे और समझेंगे बात को कि कहाँ हमने कॉमा लगाया और कहाँ हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाए हैं। चलिए बेटा चलते हैं अपनी हिंदी की वर्कशीट पर। इंग्लिश की आपको समझ में आ गई होगी।
तो बेटा कल हमने हिंदी की वर्कशीट गतिविधि करी थी 2, जिसमें हमने आपको ये सर्वनाम और संज्ञा शब्द भी सिखाए थे, है ना। आपने वो एक नीम का पेड़ वाली गद्यांश पढ़ा था, बूढ़ा गीत था जो समझदारी के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। आई होप आपको बड़ा मज़ा आया होगा स्टोरी में। चलिए आज एक और छोटी सी गतिविधि दी है, उसमें भी गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश आपको हल करना आ ही गया होगा, आई होप सो। नहीं आया तो अभी भी फिर से आपके पास मौका है समझने का कि गद्यांश में से कैसे उत्तर छांट के लिखते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, राजू अपनी दादी जी की आंखों का तारा था। आंखों का तारा मतलब क्या होता है बेटा, बहुत प्यारा, ये एक मुहावरा है। वह सुबह उठते ही उनको राम राम बोलता था, लेकिन बाहर जाकर वह अपने दोस्तों की खिल्ली उड़ाता। खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना, उनको परेशान करता था। एक दिन खेलते खेलते उसको चोट लग गई। राजू दहाड़ मारकर जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर उसके सभी दोस्त 9 2 11 हो गए। 9 2 11 मतलब भाग जाना, यस। तो ये आपको मुहावरे दिए हुए, इनके अर्थ भी मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए देखते हैं गद्यांश में पहला प्रश्न क्या दिया है। गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों को छाट कर लिखो। आपने सर्वनाम शब्दों को छाटना है बेटा, आपको पता ही है सर्वनाम क्या होता है, दोबारा बता देती हूँ। सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राजू अपनी दादी जी की आंखों का तारा था, वह सुबह उठते ही उनको राम राम बोलता था। यहाँ पे तो राजू हो गया संज्ञा, अब राजू की जगह यहाँ पे वह लगा दिया। देखो राजू भी लिख सकते थे, लेकिन बार बार कब तक राजू लिखते रहे, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने वह लगा दिया। तो जो ये वह है ना बेटा, ये सर्वनाम है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वह आपका सर्वनाम है। सर्वनाम को मैं गोला लगा रही हूँ। लेकिन बाहर जाकर वह, फिर वह सर्वनाम है, राजू की जगह वह लगाया है। अपने दोस्तों की खुल्ली उड़ाता और उनको, किनको परेशान करता, दोस्तों को, दोस्तों की जगह उनको लगा दिया, सर्वनाम है। एक दिन खेलते खेलते उसको चोट लग गई। किसको चोट लग गई, राजू को। राजू संज्ञा और उसको क्या हो गया, सर्वनाम। राजू दहाड़ मार कर रोने लगा। यह देखकर, क्या देखकर, कि वो दहाड़ मार के रो रहा है, यह सर्वनाम। उसके सभी दोस्त, किसके, राजू के, 9 2 11 हो गए। तो बेटा जो जो मैंने गोले में लिखा है वो आपने यहाँ पे सर्वनाम लिख देनी है, ठीक। तो आप ध्यान से देख लिए गोले में कौन कौन से शब्द हैं। आप पॉज कर करके वीडियो को काम करेंगे, बड़े आराम से आपका काम हो जाएगा। मुझे तो जल्दी जल्दी कराना ही है बेटा, वरना वीडियो लंबी बन जाएगी। चलिए आगे अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। बेटा जो जो भी मैंने आपको बताया ना सर्वनाम, वो सारे के सारे आपने लिख देना, ये नहीं कि एक लिख के आप छोड़ दो, ठीक है, सारे सर्वनाम लिखने हैं। चलिए आगे और प्रश्न दिया है, पढ़ते हैं। आपको राजू का व्यवहार कैसा लगा, क्या प्रश्न है आपका, आपको राजू का व्यवहार कैसा लगा। बेटा कैसा लगा, राजू देखो दोस्तों चोट लगने पे जोर जोर से रोने लग गया, ठीक है। दोस्तों को लगा कहीं हमें ना फंसा दे कि हमने मारा है। तो राजू थोड़ा सा चालाक था और थोड़ा शैतान भी था, क्योंकि दोस्तों को परेशान करता था। तो राजू चालाक और शैतान था। आंखों का तारा मुहावरा कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ है, तो बेटा आप देख सकते हैं कहाँ प्रयोग हुआ है, ये रहा, राजू अपनी दादी की आंखों का तारा था। तो ये आप पूरा उत्तर लिख देंगे, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। दहाड़ मारना मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए उत्तर मैंने आपके लिखा भी हुआ है, हमें राजू चालाक और शैतान लगा। दहाड़ मारना मुहावरे का अर्थ क्या है बेटा, पापा की डांट, मतलब अर्थ तो आपको पता ही है, जोर जोर से रोना, ठीक है। अर्थ क्या होएगा बेटा इसका, जोर से, दहाड़े मार मार कर रोना, जोर जोर से रोना। तो ये आपका अर्थ हो गया और ये आपका वाक्य हो गया कि पापा की डांट सुनते ही सीमा दहाड़े मारकर रोने लगी, मतलब जोर जोर से रोने लगी। अगला प्रश्न है, अगर कोई आपकी खिल्ली उड़ाए तो आपको कैसा लगेगा। तो बेटा अगर आपकी कोई खिल्ली उड़ाए तो आपको कैसा लगेगा, ऑब्वियसली हमें बहुत बुरा लगेगा। अगला प्रश्न है, राजू के दोस्त वहाँ से 9 2 11 क्यों हो गए बेटा, क्योंकि राजू उनके फंसाने के लिए जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा, है ना, क्योंकि चालाक था वो, खेलते खेलते उसको चोट लग गई, तो उनको ये लगा कि हमें ना फंसा दे, ठीक है, इसलिए वो वहाँ से 9 2 11 हो गए। 7वां है, आप अपने, अच्छा इसके अलावा बेटा आप भी अपना रचनात्मक तरीका लगा सकते हैं, अपने दिमाग से उत्तर लिख सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, 3 पंक्तियों में लिखो। 2 पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, तीसरी आप अपने हिसाब से लिखेंगे, जो आपका मन करे, जो आपकी मन में विचार आए। हम अपने दोस्तों के साथ स्नेह रखते हो ना, प्यार रखते हो, उनके साथ छल ना करके, चालाकी ना करके, ईमानदारी का व्यवहार रखते हो, अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार रहते हो ना, और बेटा रहना भी चाहिए, है ना। ज़िंदगी में दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो हमें दोस्तों के प्रति विश्वास और ईमानदारी का भाव रखना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये हमारी आज की गतिविधि समाप्त हुई। अब हम चलते हैं अपनी
मैथ्स की कार्यपत्रक की तरफ सब लोग ध्यान से उत्तरों को देख लेंगे, समझ लेंगे, और अगर अपने विचार से भी कुछ उत्तर लिखना चाहें तो आप कुछ और उत्तर भी लिख सकते हैं। तो बेटा अब हम आगे मैथ्स से कार्यपत्रक पर। कार्यपत्रक 5 हम कल कर चुके थे, जैसे हमने पैटर्न को आगे बढ़ाया था। अब हम कर रहे हैं कार्यपत्रक 6। चलिए इसमें मैं आपको बेटा सब मोटी मोटी बात समझा देती हूँ कि ऐसी आकृतियाँ बेटा आपको पता ही हैं कौन कौन सी आकृतियाँ हैं। ये त्रिभुज है, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। ये आपका त्रिभुज है, ये वृत्त है बेटा गोला, ये आपका वर्ग है, वर्ग आपको पता ही है, चारों भुजाएं बराबर। ये आपका आयत है बेटा, आयत, ठीक है। ये आपका स्टार है, तारा जिसे बोलते हो, तारा की शेप है ना इसमें। अब बेटा एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, इसमें कोने कितने हैं, आपको भुजाएं कितनी हैं आप देख के देखो। कोने पता ही है, जहाँ 2 भुजाएं मिलती हैं, ये 2 भुजाएं मिल रही है, ये आपका कोना हो गया। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना। त्रिभुज में भुजाएं कितनी हैं बेटा? 3 भुजाएं हैं, तो 3 तो इसमें हो गई भुजाएं। अगर पहली आकृति देखें तो ठीक है ना बेटा, 3 आपके पास भुजाएं हैं। कोने कितने हैं भाई? कोने कितने हैं? कोने भी 3 है बेटा, ठीक है। कोण कितने हैं? ये कोण होता है जो 2 भुजाओं के बीच में बनता है, ये भी 3 है। तो इस तरह से बेटा आप आकृति देख के मेरे हिसाब से ध्यान से बता सकते हो कितने कोने हैं, कितनी भुजाएं हैं और कितने कोण हैं। ऐसे वृत्त में देखिए, क्या वृत्त में कोई लाइन है? लाइन नहीं है। लाइन नहीं है तो ना तो कोण बनेगा ना कोणा बनेगा, ठीक है, ना भुजाएं बनेंगी। चलो वर्ग में देखते हैं। वर्ग में देखिए बेटा, 1 कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना। भुजाएं कितनी हैं? भुजाएं देखते हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, ठीक है बेटा। कोने कितने? कोण कितने हैं? 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, ठीक। अब आयत पे आ जाइए। आयत में देखते हैं, आयत में भी 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा, ठीक। कोने कितने हैं? 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और 4 कोना। और कोण भी कितने? ऐसे ही 4 कोण बनेंगे बेटा, ठीक है। अब हम आते हैं तारे पर। तारे में देखते हैं भाई, तारे में भुजाएं कितनी है बेटा? गिनना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल इसमें 12 भुजाएं हैं बेटा, ठीक है। अब 12 भुजाओं में कोने कितने हैं देखते हैं भाई। 1 2 3 4 5 और 6 कोने हैं। और बेटा ये भी तो कोना माना जाएगा, अंदर 6 कोने हैं, बाहर की साइड भी 6 कोने बन रहे हैं, है ना। तो अंदर जो कोने हैं वो कितने हैं? 6 हैं। कुल कोने बाहर के मिला के पूछे तो 6 और 6, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12 हो जाएंगे, ठीक है बेटा। समझ में आ गया? तो ये आकृतियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली वर्कशीट पे। ये बेटा हमारी अगली वर्कशीट है, वो कार्यपत्रक 7। विद्यार्थी निम्न कोणों को पहचान सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, समकोण, अधिकोण, न्यूनकोण, ट्रेसिंग या रचना द्वारा इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बेटा पहले आपको कोणों की जानकारी होनी चाहिए, जो मैं आपको देने वाली हूँ। चलिए समझते हैं। तो बेटा ये पेज आपको बहुत ध्यान से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसमें है कोण और उनके प्रकार। मैंने आपको सिखा रही हूँ कोण और उनके प्रकार। सबसे पहले बेटा ये 2 भुजाएं बनी हैं, देखो ये जो कोण है, जो अंदर की तरफ जिसकी ये वाली भुजा इस भुजा की तरफ झुक रही है, ये जो कोण है न्यून कोण है। न्यून कोण हमेशा 90 डिग्री से कम होता है बेटा। दूसरा हमारा ये जो आपका बिल्कुल सीधी रेखा है, ऊपर भी सीधी रेखा और नीचे भी सीधी रेखा है, ये होता है समकोण, ये 90 डिग्री के बराबर होता है। तीसरा है आपका बेटा जिसमें आपकी ये पहली वाली भुजा थोड़ी सी दूर हो रही है ना, यहाँ तो सीधी है, यहाँ झुकी हुई है, ये उससे परे जा रही है इस वाली भुजा से। तो ये जो कोण होता है, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री का हो गया, जब ये भुजा घूम के यहाँ तक आ गई तो ये आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, यानी कि ये आपका हो गया अधिक कोण। समझ में आ रहा है ना बेटा? 90 डिग्री का कोण हमेशा ऐसे सीधा होता है, ये ध्यान से समझेंगे, ये आपका 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का कोण है, अब अगर आपकी भुजा खिसक के यहाँ आ गई है, ये कोण, ये आपका हो जाएगा न्यून कोण। जब ये 90 डिग्री वाली भुजा ऐसे हो जाएगी तो ये जो कोण 90 से फालतू हो गया, ये हो जाएगा अधिक कोण, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है, समकोण 90 डिग्री बिल्कुल सीधा, जैसे हमारे घर में दीवारें खड़ी होती हैं, दीवारें 90 डिग्री के कोण पे हैं। अधिक कोण
90 डिग्री से ज़्यादा। ये आपका होता है बेटा रिज्यू कोण, बिल्कुल सीधा 180 डिग्री का। आप दोनों हाथ फैला के खड़े हो जाइए सीधे, ये आपका 180 डिग्री का कोण है। ठीक है। संपूर्ण कोण, जब जैसे हमारी सुई के जैसे हमारी घड़ी में 6 बजते हैं, तो 6 जब बजेंगे, छोटी सुई 6 पे, बड़ी सुई 12 पे, वो बिल्कुल सीधा जो है वो आपको सुइयाँ नज़र आएंगी एक के नीचे एक, वो आपका रिज्यू कोण है, यानी कि 180 डिग्री का। जब आपकी सुई दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक घूम जाएगी पूरी, ठीक है, पूरी सुई घूम के वापस आ गई, तो उसने पूरा ऐसा, यानी कि मान लो सुई मान लो यहाँ से घूमी और घूम के पूरी वापस आ गई, तो ये जो कोण बनेगा बेटा, ये आपका बनेगा संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण आपका होता है 360 डिग्री का। ठीक है बेटा। अब हम बढ़ते हैं किसी भी आकृति के बारे में जानने के लिए कि उस आकृति में कैसे भुजाएं देखते हैं, कैसे फलक और कैसे शीर्ष। बेटा मैंने आपके लिए एक घनाभ बनाया हुआ है, देख रहे हैं आप, ये घनाभ की आकृति है। अब इस घनाभ में कितनी भुजाएं हैं देखिए बेटा, एक मैं काट के दिखा रही हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल हमारे पास यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, 12। फलक, फलक क्या होते हैं बेटा, जैसे जूते का डिब्बा है वो घनाभ की शेप में है, तो कितने फलक है, कितनी सतह है आप जिस पे हाथ फेरते हो। जब जूते डिब्बे को मोड़ मोड़ के देखोगे, एक सतह ऊपर एक नीचे, है ना। जब डिब्बा आप बनाओगे तो ऊपर एक गत्ता लगाओगे, नीचे लगाओगे, फिर आगे पीछे लगाओगे, 4 फलक हो गए, फिर साइड में लगाओगे लेफ्ट राइट में 6 फलक। ऐसे इसके अंदर देखो, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक पीछे वाला, फिर आगे वाला 5 और नीचे वाला 6, तो कुल कितने फलक होते हैं बेटा किसी भी डिब्बे में, 6, जो डिब्बा बंद होता है। अगर डिब्बा ऊपर से खुल जाएगा तो वो फलक नहीं है, वो खोखली जगह हो गई, तो आपके 5 फलक रह गए। तो घनाभ में 5 भी हो सकते हैं अगर डिब्बे का ढक्कन खुला हो। अगर डिब्बा खोखला होगा तो आगे पीछे का फलक नहीं होगा, खाली 4 आपके फलक हो जाएंगे। आई होप आपको फलक समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं शीर्ष मतलब कोने। देखिए कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बेटा इसमें कितने शीर्ष हैं, 8 शीर्ष हैं। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कोण कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और कौन से जो ये फिगर होते हैं हमारे घनाभ घन जो त्रियामी जो आकृतियाँ होती हैं, इनमें फलक भुजाएं शीर्ष कैसे निकालने। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। तो फटाफट से देखते हैं किसका क्या उत्तर होगा। पहला प्रश्न, दी गई आकृति में भुजाओं की संख्या बेटा आपको दिख रही है 1 2 3 4, तो 4 पे टिक लगा दोगे। दी गई आकृति में कोनों की संख्या आपको पता है, वृत्त है, कोई भी कोना नहीं है, यानी कि 0 कोना है आपका, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 पर टिक लगा दोगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दी गई आकृति में फलकों की संख्या बताओ। मैंने आपको फलक निकालने बता दिए बेटा, चलिए देखते हैं इसमें कितने फलक है। बेटा एक फलक तो पीछे है, ये प्रिज्म है। आप 3D फिगर जब बना के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे कोई प्रिज्म होता है बेटा, वो आपका 3D फिगर में आता है। इसमें फलक कितने होंगे बेटा, 1 ये रहा त्रिभुज, 1 ये रहा 2, 1 ये से ऊपर के उठे हुए हैं, 3 और 1 4, एक नीचे का बेस है, तो कुल मिला के इसके अंदर 5 फलक हैं बेटा। किसी भी प्रिज्म के अंदर 5 फलक पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न, आकृति में शीर्षों की संख्या बताएं। शीर्ष मैंने बताया बेटा कोने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमारे पास कितने शीर्ष हैं बेटा इसके अंदर, शीर्ष तो बेटा 8 होने चाहिए, पर उन्होंने दिया। तो बेटा शीर्षों संख्या होती तो 8 है, पर 8 इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, तो हम इस वाले को 8 कर लेना, आप डी वाले को। ठीक है, 8 लिख के और यहाँ पे टिक लगा देना। ठीक बेटा, एक किसी भी घन में घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दी गई आकृति का नाम बताइए। बेटा आपको बताया ये मैंने कौन सा कोण बन रहा है, आप देखते ही समझ गए होंगे, ये आकृति कोण बना रही है ना। अगर ये लाइन बंद हो जाती त्रिभुज बन जाता, पर बंद नहीं है, तो ये क्या बन रहा है, कोण। जहाँ पे 2 भुजाएं मिलती हैं और ऐसे बनाती हैं, ये क्या होता है, कोण। निम्न में से न्यून कोण कौन सा है, टिक लगाओ। आई होप आप देखते ही समझ भी होंगे, क्योंकि ये आपका समकोण है 90 डिग्री का, ये आपका अधिक कोण है 90 डिग्री से ज़्यादा, ये आपका 90 डिग्री से कम है, तो ये आपका न्यून कोण है। देखिए ये नीचे की तरफ बन रहा है, ये भी आपका अधिक कोण है, और अधिक कोण ना देखे तो एक कोण ऐसे भी बनता है बेटा, न्यून कोण नहीं है लेकिन ये। ठीक, तो आपका न्यून कोण कौन सा है, ये वाला। तो बेटा इसके साथ हमारी ये वाली कार्यपत्रक खत्म होती है, चलते हैं ईवीएस की तरफ। तो बेटा ईवीएस में हम करने वाले हैं पार्ट 4, हौसलों की उड़ान, कार्यपत्रक 1, एक जीवन ऐसा भी। बेटा आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपको, बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे दिखते हैं जो सक्षम नहीं होते अपने आप में। सक्षम मतलब वो मन से सक्षम है, पर कई बार उनको भगवान उनको शरीर में ऐसी ऐसी परेशानियां दे देते हैं कि उनको कई बार बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कोई पैर से लाचार होता है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, है ना बेटा, होता है ना ऐसा, कोई बोल नहीं सकता।
ठीक, तो उन बच्चों के ऊपर ये पाठ है, उन बच्चों के बारे में दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं फटाफट से। बच्चों, आपने अपने आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जिन्हें बोलने, सुनने, चलने, देखने आदि में कठिनाई होती होगी। नीचे कुछ दिव्यांग बच्चों, तो उन बच्चों को बेटा क्या बोलते हैं? दिव्यांग। स्पेशल नेम है उनके लिए दिव्यांग, जिसको इंग्लिश में हैंडीकैप्ड बोलते हैं। सोचो कि ये अपने दैनिक जीवन के सभी कार्य किस प्रकार करते होंगे। आप नीचे दिए गए बिंदुओं को छांटो और उचित स्थान पे लिखो। यहाँ आपको नीचे देखो दिए हुए हैं, कुछ बिंदु दिए हैं, कुछ विशेष सेंटेंस दिए हैं, वाक्य दिए हैं। उनको छांट के आपने इनके अकॉर्डिंग फिल करना है किस बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है। चलिए पहले देखते हैं। बेटा आप देख रहे हैं ये जो बच्ची है देख नहीं सकती है ना, तो देख नहीं सकती तो उसके ऊपर कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं? छूकर पहचानते हैं, सुनकर समझते हैं, पहिए वाली कुर्सी का उपयोग करते हैं, सुनने वाली मशीन का उपयोग करते हैं, इशारों से समझते हैं। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि क्या होती है बेटा? एक विशेष प्रकार की पुस्तक होती है जो लोग देख नहीं सकते, ठीक है, जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए ये पुस्तक बनती है कि वो छू के अक्षरों को पढ़ लेते हैं। इसमें अक्षर को मोटी मोटी बिंदियों से उकेर कर बनाया होता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, वॉकर का प्रयोग, ऑडियो रिकॉर्ड किए गए पाठ और विशेष प्रकार के जूतों की सहायता से चलते हैं। तो बेटा जो बच्चा देख नहीं सकता वो छूकर पहचानेगा, एक में एक तो आप ये लिख देंगे। सुनकर समझते हैं, सुनकर भी क्योंकि कान से सुन सकते हैं, सुनकर समझते हैं। पहिए वाली कुर्सी का उपयोग नहीं क्योंकि चल सकते हैं, सुनने वाली मशीन का भी नहीं, इशारों से भी नहीं क्योंकि देख तो सकते ही नहीं है। हाँ, ये ब्रेल जो लिपि है उसकी पुस्तकों का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों ही बातें आप इसमें लिख देंगे फर्स्ट में। मैं फर्स्ट लिख देती हूँ, फर्स्ट और फर्स्ट। दूसरा है, देखो ये बच्ची व्हील चेयर पे है तो ये पहिए वाली कुर्सी का प्रयोग करते हैं, ठीक। सुनने वाली मशीन कोई ज़रूरत नहीं है, इशारे वाला कुछ नहीं है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग, हाँ ये वॉकर का प्रयोग करते हैं, है ना बेटा, वॉकर की सहायता से ये चलते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड किए गए पाठ, विशेष प्रकार जूतों की सहायता, ठीक है। नहीं बेटा, इनके लिए दो ही चीज़ें हैं, पहिए वाली कुर्सी का उपयोग और वॉकर का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आगे आपको ये बच्चा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बच्चे के पैर में दिक्कत है ना, तीसरे नंबर पे जो बच्चा है तो इसके पैर में दिक्कत है। तो ये क्या करेगा बेटा? देखो यहाँ से छाटेंगे हम लोग, हम क्या देखेंगे यहाँ पर, यहाँ जाइए आप, इशारों से समझते हैं नहीं, ब्रेल लिपि नहीं, सांकेतिक भाषा नहीं, हाँ जी, विशेष प्रकार के जूतों की सहायता से चलते हैं, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। जो इस तरह के बच्चे होते हैं विशेष प्रकार के जूतों की सहायता से चलते हैं, तीसरे नंबर वाले में आप ये लिख देंगे। चलिए चौथा देखते हैं बेटा क्या दिया है। चौथे में बेटा आप देख सकते हो ये बच्चे सुन नहीं सकती क्योंकि वो कान दिखाया जा रहा है आपको, मतलब कि बच्चे सुनने में असक्षम है, ठीक है। तो ये किस किस चीज़ का प्रयोग करेगी? बहुत सारी चीज़ें हमें इसके लिए दी हुई हैं, क्या क्या देखते हैं बेटा। 4 नंबर में क्या क्या आएगा? छूकर पहचानते हैं, नहीं, तो ब्लाइंड लोगों के लिए होता है। सुनकर समझते हैं, नहीं, सुनने वाली मशीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इशारों से समझते हैं क्योंकि सुन तो सकते नहीं, इशारे देखकर ही समझ जाते हैं, ये आएगा 4 नंबर में। सांकेतिक भाषा प्रयोग, बेटा विशेष प्रकार की भाषा होती है इनके लिए जिनको हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो संकेत हाथों के इशारों से इनको समझाया जाता है, ये समझ जाते हैं। और इनके लिए विशेष प्रकार के पाठ होते हैं सॉरी, जैसे ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि होती है, तो इनके लिए नहीं, इनके लिए नहीं होते, ये ब्लाइंड लोगों के लिए होते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड किए गए पाठ, ये पहले में आएगा क्योंकि जो लोग देख नहीं सकते वो सुन के समझ सकते हैं, तो उनको ऑडियो रिकॉर्ड करके पाठों को समझाया जाता है, ठीक है बेटा। 4 में 3 आएगा, सुनने वाली मशीन का प्रयोग, सांकेतिक भाषा का प्रयोग और वॉकर का प्रयोग। तो आई होप आज का PVS की ये वर्कशीट समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्कशीट के साथ बेटा आपको कल फिर मिलते हैं। गुड बाय।